कुछ लोग जो नहीं थे, जैसे आज मैं देख रहा हूँ मिसेज मुंशी नहीं थी, कुछ लोग नहीं थे कि और 2-1 साल से हल्का हल्का कई लोग पूछने की कोशिश भी करते थे, लेकिन सबको मैंने कुछ बताया नहीं और सबने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ। कितने लोगों को मालूम है? हाँ, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है। तो मेरी बेटी है डॉक्टर अक्षा टोलिया, डेंटिस्ट, और मेरी एक मौसेरी साली है, मतलब कज़न साली है, मेरी वाइफ की मासी की बेटी है, उसकी बेटी वो है डॉक्टर विधि जैन, वो भी डेंटिस्ट है और वो भी बॉम्बे में है। उसके पिता ससुर जी ने और डॉक्टर विधि जैन ने एक प्रपोजल भेजा हमारे को, निशांत जैन करके लड़के का, और वो निशांत जैन पता चला कि बम्बई में ही रहता है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में है, सीए है, क्वालिफाइड है, दिखने में ठीक है, तो सब कुछ ठीक लगा। तो हमने फटाफट शादी कर दी, क्योंकि विधि जैन ने बहुत भरोसा दिया कि बहुत अच्छा लड़का है, मैं कई साल से जानती हूँ, और यहाँ तक कि हिमा को, मेरी वाइफ को कहा कि मासी आप क्यों जल्दी डिसाइड नहीं करते हो, अक्षा क्यों डिसाइड नहीं कर रही है, आप लोग ने 1 महीना क्यों निकाल दिया, जल्दी डिसाइड करो, बहुत अच्छा लड़का है। तो हमने वहाँ पे फिर 13 जून को 2010 में उसकी शादी कर दी। शादी के समय कुछ छोटी मोटी बातें हुई, लेकिन हमने गौर नहीं किया, जैसे चप्पल जूते छुपाने की रस्म होती है ना, तो उसको तो लोग आप खुशी से मनवाते हैं कि ऐसा कुछ हंसी खेल आपस, जैसे होली में कैसे अपन होली, कभी कभी होली में इतना ज्यादा हो जाता है कि कभी कभी किसी के सर में ज्यादा रंग लग गया, आंखों में भी चले गया, कपड़े भी फट गए, बट उत्साह रहता है होली का। वैसे शादी ब्याह में आजकल अलग अलग खेलकूद का एक अलग आनंद रहता है, और ये पिक्चर में भी वो सब सीन आ गए हैं। उसी समय ये डॉक्टर विधि और उसकी कुछ और फ्रेंड्स ने, 2-3 जनों ने, उसके हस्बैंड ने, जो हमारी तरफ से यंग छोटी छोटी लड़कियां थी 15-16 साल की, उनकी काफी बेइज्जती कर दी जूते छुपाने के ऊपर से। फिर फेरे के समय निशांत और उसके दोस्त लोग है ना, जो पंडित जो फेरे करवाता है, उसकी भी बहुत इंसल्ट की, बट ये सब बातें हमने इग्नोर की कि भाई अपना अपने एक का एटीट्यूड होता है। लेकिन अक्षा जब कोटा पहुंची शादी के बाद में, अगले दिन फेरे होने के बाद में, जब अगले दिन लिखे गए अपने ससुराल नहीं है वो सब, वो जा रही है बेडरूम में और उससे ये बात पूछी जाती है, और जो गहने उन लोगों ने दिए थे वो सब उन्होंने उस समय ले लिए कि हम बॉम्बे में बाद में देंगे, जो आज तक भी उन्होंने नहीं दिए। इसने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जो घर में जो एक बहू आती है, अपन देखते हैं झोपड़पट्टी की भी छोटी छोटी मराठी पिक्चर भी देखो, कोई लोकल पिक्चर भी देखो ना, उसमें भी रिवाज है, बंगाली पिक्चर देखो उसमें भी रिवाज है, तो मारवाड़ी गुजराती में तो है ही है कि जब पहली बार बहू घर में आती है तो एक प्रॉपर वेलकम होता है, और वो उस तरह का कोई वेलकम उसका हुआ नहीं, और 2 घंटे तक एक रूम में वो अकेली बैठी रही जब ससुराल में पहुंची, पहुंची। उसके बाद में वो स्विट्जरलैंड का टिकट उसने लिया था, उसकी कोशिश थी कि पैसा मैं दूं, तो जो टिकट बुकिंग एजेंट है उसको मेरे यहाँ पे बुलाया उसने पेमेंट के लिए, तो बोले आप ये चेक भर दीजिए, मुझे चेक बुक हाथ में दिया, जैसे कि फिर मैं कह दूँ अरे क्या नहीं भर दूँ क्या, मैंने बोला मेरे जो बजट है मैं मेरे बजट में ही काम करता हूँ कोई भी चीज़, तो मैंने बोला ठीक है, उनको अगर स्विट्जरलैंड ही जाना है तो जाए, मैं तो अगेंस्ट में हूँ, पहले घर बसाओ, घर जमा लो, स्विट्जरलैंड तो 10 साल बाद में भी आदमी जा सकता है, और हनीमून तो कहीं पे छोटे हिल स्टेशन पे भी होता है, आप पे प्यार मोहब्बत कितनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी ऊंची जगह गए, आप चाहे जितनी ऊंची जगह गए, जैसे आप बहुत बड़े आप तीर्थ स्थान पे गए और वहाँ पे मंदिर में मन नहीं लग रहा है तो क्या फायदा, इससे अच्छा एक छोटी सी कुटिया में मंदिर और आप मन लगा के बैठोगे तो बहुत अच्छा। उसी तरह से आप हनीमून में कोई बहुत ऊंची जगह गए और वहाँ पे अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो ऊंची जगह से क्या मतलब है, तो स्विट्जरलैंड जाने से क्या मतलब है। तो मैं तो अगेंस्ट में था, लेकिन उसने बोला कि मुझे जाना ही है, तो यहाँ पे जब उसका एजेंट आया हुआ था तो मैंने उसकी चेकबुक भर के और एजेंट के हाथ में दी, मतलब मेरे हाथ में उसने निशान चेकबुक दी कि आप भर दो। और आजकल जैसे कहते हैं फादर इन लॉ को पापा वगैरह कहते हैं, तो मुझे लगा अंकल ही कहता था, अंकल आप ही भर दो, तो मैंने भर भी दी बिना कोई हेजिटेशन। वहाँ पे वो बस में जैसे अक्षा सो गई है तो उतरने का टाइम आया, अरे शिल्पा उतरो उतरो, फिर ख्याल आया ओ सॉरी अक्षा उतरो उतरो, और इस तरह से व्यवहार किया। अक्षा बोली मेरे को खाने का पसंद नहीं है, जरा मन नहीं है, ठीक है तो तुम मत खाओ, मैं मेरा खाऊंगा। तो इस तरह से ऐसा व्यवहार किया कि वो और कट ऑफ होती गई। और फिर किसी का भी देखो, जब आपका बहू के जैसे बचपन से एक उमंग होती है,
कि मैं बहू बन के घर में जाऊंगी तो ससुराल में सत्कार मिलेगा। बाद में तो जिंदगी भर सासू ससुर की ससुराल वालों की सेवा करने वाली है, बट एक जो वेलकम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज अपन किसी को भी घर में जो आते हैं, दिवाली पे हम वेलकम के लिए क्या क्या तैयारियां घर पे करते हैं, क्योंकि घर पे आवे तो रंगोली हो, घर पे लाइटें लगी है, साफ सफाई की है, डेकोरेशन हुआ सब। उसी तरह से बहू घर पे आती है तो एक तैयारियां होती है और एक स्वागत किया जाता है। उधर से वो हर्ट थी और उसके बाद में इस तरह का व्यवहार किया तो थोड़ा हर्ट हुई और दुखा हुई। फिर भी इधर आने के बाद में, बम्बई आने के बाद में उसको बोला गया कि तुम ये भाई तुम्हारे कपड़े नहीं धोएगी, घर में भाई है लेकिन ये भाई तुम्हारे कपड़े नहीं धोएगी, तुम तुम्हारे कपड़े अपने आप धो। मुझे हेमा ने जब ये बात बताई कि 6 दिन से कपड़े ही नहीं धुले हैं उसके और ऐसा है, तो मैंने बोला एक काम करो, या तो अपने यहाँ से मंदा भाई को भेज दो वहाँ पे, या उसको बोलो वो कल आ रही है ना खाने पे सासू जी के साथ, वो साथ में लेके आओ। वो टैक्सी में इतनी बड़ी थैली भर के सब कपड़े लेके आई। सासू ने पूछा इसमें क्या है, तो बोले कपड़े हैं धोने के लिए। तो सासू चुप हो, ये भी नहीं बोलती है कि क्यों। जो आदमी ने 80,000 का सूट सिलाया शादी में, उसका बिल हमने भरा। जो आदमी ने इंसिस्ट किया कि बहुत बड़ी होटल में, बहुत बड़ी जगह, उन्होंने तो उदयपुर की भी मांग की, वहाँ पे शादी होनी चाहिए। तो हमने एक अच्छे जयपुर में एक अच्छी 5 स्टार होटल में फिर शादी की, लेकिन वो नई होटल थी तो एक थोड़ी अपने रीजनेबल बजट में हमको चीज़ मिल गई। जो आदमी 40 लाख रुपये अगर साल का कमा रहा है, जो आदमी प्रभा देवी पे 40,000 रुपये महीने का भाड़ा भर रहा है, तो भाई को 200-400 रुपये महीने का एक्स्ट्रा दे के नहीं, घर में मेहमान आई है, ये मेंबर आई है, मेहमान नहीं है, मेंबर है, तो उसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं भर सकता भाई के, या लॉन्ड्री में कपड़े नहीं दे सकता है। तो बोली मेरे अर्जेंट अंडर गारमेंट्स वगैरह थे वो तो मैंने अपने हाथ से धोए, लेकिन जो जीन्स वगैरह होती है वो तो मेरे से धुलती नहीं। अब यहाँ तो बच्ची ने कभी एक रुमाल भी हाथ से नहीं धोया, कि घर में वॉशिंग मशीन भी है, 2 भाइयाँ भी है और सब, भाई अपनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, लेकिन ऑफिस भी यहीं से होने से ऑफिस की बाई भी है, तो वो बाई नहीं आई तो ऑफिस की बाई ऊपर जाके काम कर देते हैं, ऊपर घर वाली बाई नहीं आई तो आके नीचे ऑफिस की साफ सफाई कर देते हैं। तो अपने पास में तो ऐसा नहीं हुआ कि 12 महीने में कभी बाई ना हो। फिर वॉशिंग मशीन है, कुछ नहीं हो तो माएँ भी है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इस नाम से, माएँ सब बच्चों का काम कर रहे थे। तो वो एक डॉक्टर लड़की नाजुक सी फूल जैसी है, और उसको अगर जीन्स धोनी है तो जीन्स तो इतने कड़क कपड़े तो हम भी नहीं धो सकते, तो यहाँ पे उठा के लिए इस तरह से चलता रहा। आगे का थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि फिर हमको उसके घर वालों की मीटिंग भी बुलानी पड़ी, उसने एक अपॉलॉजी लेटर भी दिया। फिर थोड़े दिन कुछ इसी तरह से चला। फिर शिल्पा का रात को 10 बजे फ़ोन आ गए, वो घर से बाहर निकल जाए, फिर 1 बजे वापस आ गए। ये कौन टॉलरेट करेगा, तो हमको मालूम पड़ा। तो हमने अक्षय को बोला कि रेजिस्ट करो, ये नहीं चलना चाहिए। तो अक्षय ने रेजिस्ट किया, तो अक्षय को बहुत बुरी तरह से मारा। तो 1 बार मारा, 2 बार मारा, फिर फाइनली तो हम उसको 18 फरवरी को जब उसने खूब मारा तो हम यहाँ पे ले गए। तो यहाँ से हमको जब उसने अक्षय ने बुलाया था तो हम लोग जब गए तो रास्ते में संध्या को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि 100 में पुलिस पे कंप्लेन करो। उसने पुलिस पे कंप्लेन की, और कंप्लेन के बाद में पुलिस भी वहाँ पे आई। और इस तरह से 18 फरवरी से उसने आगे होकर कुछ कांटेक्ट नहीं किया। अक्षय ने करीब 15-20-25 दिन बाद में कांटेक्ट किया कि हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कॉफ़ी कैफे डे में सांता क्रूज में वो लोग मिले, तो वहाँ पे निशांत ने इतना उसको कंडेम किया कि तुम्हारा बाप अगर, क्योंकि मैंने पुलिस को बुलाया था, तुम्हारा बाप अगर मेरे से माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं तुमको अपने घर में ले लूँगा। तुम अगर ये नहीं बोलोगे कि मैं ठोलिया भवन जिंदगी भर में नहीं जाने वाली हूँ। टीवी बोलता था, बोले यू विल नॉट गो बैक टू टीवी एवर, मतलब जैसे कि उसको गुलाम बना के वहाँ पे रखे अपने परिवार वालों से। और मैं तो बोलता हूँ कि हम ये भी तैयार हो जाए, चलो हमसे संपर्क तोड़े ना, हम दिल पे पत्थर रख के वो भी तैयार है, लेकिन हमको ये तो मालूम होना चाहिए कि बच्ची वहाँ पे सुकून में है, शांति में है, इज्जत से है। हमसे भी कट ऑफ कर देगा और अगर वो शिल्पा के पास भी जाता रहेगा तो क्या मतलब। आपने क्यों माफी मांगे, आपने क्या किया? और हमने क्या किया है जो हम माफी मांगे। लेकिन समझो हम ये हिंदुस्तान का समाज ऐसा है कि हमको झुकना भी है तो हम झुके भी तो कब झुके कि भैया अपनी बच्ची तो सुखी है कम से कम। लेकिन पता चला कि अपनी बच्ची दुखी है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, उससे कपड़े धुलाए जा रहे हैं, उसको कोई कबर्ड नहीं मिला है, वो अपनी पेटी में ही अपना सामान रख रही थी, उसको कबर्ड भी नहीं दिया कि वहां पे अपने हैंगर में कपड़े लगा सके। तो इतना सब होने के बाद में, और जब उसने कॉफी कैफे डे का ऐसा बोल दिया तो यहाँ से बड़ी खुशी गई थी कि अपना निशांत को मैंने बुलाया तो आ रहा है, तो बातचीत में कुछ सुलह हो जाएगी। तो उसके बजाय वो विपरीत ही हुआ, तो बेचारी रात को आई तो रोते रोते वापस आई। फिर थोड़े दिन बाद में स्त्री चेतना करके एक संस्था है चेंबूर की, वहाँ से एक फ़ोन आया कि
आपके एक शादी ब्याह के इश्यूज के बारे में एक यहाँ पे आई है कंप्लेंट, तो आप आके मिलो। तो अक्षा की मम्मी ने मुझे बताया। मैंने बोला स्त्री चेतना चेंबूर, कभी मैंने नाम भी नहीं सुना है, मैं तो इतना एक्टिव आदमी हूँ। और ऊपर से वो लड़का रहता है प्रभादेवी में, उस समय उसकी ऑफिस थी चर्चगेट में, हम रहते हैं सांता क्रूज में। तो सांता क्रूज और चर्चगेट के बीच में 500 संस्थाएं हैं, 500 साइकोलॉजिस्ट हैं, 500 काउंसलर हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का काउंसलिंग सेंटर पूरा महिला विभाग जो है वो यहाँ पे महाड़ा में है। पुलिस का क्रॉफर्ड मार्केट में है काउंसलिंग सेंटर। इतना सब छोड़ के उल्टा चेंबूर में क्यों गया? मतलब जरूर है कोई फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। एक बच्ची के मन में उत्साह था कि मेरी शादी नहीं टूटे। उसकी एक फ्रेंड की शादी कोई टूट गई थी, तो उसका बड़ी तकलीफ हो गई थी उसको, फ्रेंड को लेकर। वो लड़का नपुंसक था, तो इसीलिए टूटी थी। लेकिन जब उस वजह से भी टूटी है तो भी उस लड़की की दोबारा शादी होना बहुत दिक्कत हुई थी उस लड़की की। तो ये समझ के कि अभी मेरी एक बार अगर शादी टूटेगी तो माँ बाप पे भी कितना होगा, समाज पे कितना वो असर पड़ेगा, समाज के घर पे असर पड़ेगा, और मेरे को भी कोई प्रॉपर मैच नहीं मिलेगा, और मैं तो इससे अटैच्ड भी हूँ लड़के से। तो ये सब सोच के वो हमारे इच्छा के खिलाफ स्त्री चेतना में, और वो सोच रही है कि स्त्री चेतना वाले साल भर उसको काउंसलिंग कर करके और रिलेशन को सुधार रहे हैं। तो पूछती थी हरदम निशांत क्यों नहीं आया? नहीं, बोले उसको हम अलग से बुलाएंगे। बाद में पता चला कि साल भर अलग रहने की ये कोशिश करवा दी काउंसलिंग के नाम पे कि अलग रहे तो वो डाइवोर्स मांग सकते। और लास्ट में 12 महीने पूरे हो गए तो वहाँ पे एक एडवोकेट है, एडवोकेट हेलेन जोशी, उसने अक्षा को फोर्स किया कि तुम अभी का भी साइन करो कि तुमको कुछ नहीं चाहिए और तुम खुद झगड़ा करके घर से बाहर गई हो और तुम घर में नहीं आना चाहती हो और 12 महीने पूरे हो गए और तुम डाइवोर्स चाहती हो। तब अक्षा एकदम नर्वस हो गई कि मैं तो सोच रही थी पैचअप हो रहा है, और ये 12 महीने इन्होंने ऐसे मेरे उसी में निकाल दिया, धोखे में निकाल दिया। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बोला था कि ये सब धोखेबाज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सब एनजीओ ईमानदार नहीं है। आप खुद देखते होंगे इतने सालों से पेपर में, हर साधु तिलक लगाए हुए तो हर साधु ईमानदार नहीं है। एक एक साधु के पेपर में क्या क्या किस्से हैं, एक एक जजेस के पेपर में क्या क्या किस्से हैं, जो अपन सोचते हैं कि जज की पोस्ट पे मतलब बहुत ईमानदार हो। पुलिस के किस्से क्या क्या है, पुलिस की वर्दी पहन ली इसका मतलब नहीं, पुलिस में भी कितने गलत लोग हैं, रेपिस्ट भी हैं और भी कई हैं, अन्यायकारी भी हैं, दमनकारी भी हैं। तो हर एनजीओ ईमानदार नहीं होता। तो हर एनजीओ में आप चले जाओगे कि यहाँ पे कोई ईमानदारी से अच्छा काम हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लेटर हेड पे आप देखोगे तो हेलेन जोशी का नाम सबसे टॉप में है। इसका मतलब इसने एक हेलेन जोशी को, एडवोकेट को कांटेक्ट किया कि मुझे किसी भी क्रिकेट तरीके से भी कैसे भी इस लड़के से छुटकारा चाहिए जो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पास में जा सकूँ। हेलेन जोशी ने ट्रैप बैठाया और अपनी बोगस संस्था में उसको भेजा, और उस बोगस संस्था ने 1 साल बिगाड़ के बाद में इससे दबाव डाला कि तुम साइन करो कंसेंट टर्म्स पे, और ये बोल के कि तुम घर से निकल गई। तब अक्षा सोच समझ के यहाँ पे आई। उसके बाद में फिर पहले हमने अक्षा की थोड़ी काउंसलिंग चालू की कि वो डिप्रेशन में नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम में नहीं जाए। फिर सब कानून सोचने की समझने की कोशिश की। कुछ लोगों के थ्रू हमने उनके घर वालों से बातचीत चलाई कि भाई शांति से जुड़ जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो शांति से कैसे अलग हो जाए, तो भैया हमारा जो खर्चा हुआ हमारा सामान दे। देखो अगर 2-5 लाख रुपए मेरा भरो, नहीं तो मैं अभी पुलिस में जाता हूँ। तो हमने बोला हमारा सब खर्चा जो हुआ है और जो शादी में जो हमने दिया है और जो कुछ स्त्रीधन होता है वो सब वापस दे दो। तो उसने बोला मैं मैक्सिमम, ये बहुत नेगोशिएशन के बाद गुप्ता जी जो अक्षा के सर हैं वहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट में, उन्होंने ये सब बात की थी। उनको बोलता है मैं मैक्सिमम 2 लाख रुपए देने को देगा। आज एक अगर आप पुराने स्टाफ मेंबर को भी शायद निकाल दोगे ना तो वो भी 2 लाख में राजी खुशी नहीं जाएगा, कम से कम कॉर्पोरेट्स में तो नहीं जाएगा। और वो इतनी बड़ी कॉर्पोरेट में काम करने वाला है जिसका 40 लाख 50 लाख रुपए साल की इनकम है। उसके पिताजी 1983 से अबू धाबी में है, बहुत बड़ी पोस्ट में है। 5-5 दुकानें उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बुक की हुई है, बंगला है, 10 लाख की गाड़ी लेके वो घूमता है, और वो आगे बोलता है कि मैं 2 लाख दूंगा। और आप लोगों को मालूम है कि मेरे पास में कांदीवली की जमीन थी जो मैंने बेची। तो मैंने तो कांदीवली की जमीन बेच के शादी की है, जिसमें मेरा 24-25 लाख का खर्चा हुआ, जो पिताजी ने 50 साल संभाल कर रखी। और उसके सामने इतना बड़ा ये धोखा हुआ। फिर हमने सब समझने के बाद में, सिचुएशन समझने के बाद में, कानून समझने के बाद में FIR पुलिस में देने की रिक्वेस्ट की। तो किसी ने बोला FIR पुलिस जल्दी लेगी नहीं, अगर सामने वाला इतना पैसे वाला है तो हमने राइटिंग में कंप्लेंट दे दी। लेकिन 3 महीना हमने फॉलोअप किया दिन रात, और अच्छे कमिश्नर लेवल तक, होम मिनिस्ट्री लेवल तक। मेरा बेटा वहाँ पे गया है होम मिनिस्ट्री ऑफिस में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में,
पहले जो मंत्रालय में था वो आग लगने के बाद में उनका ऑफिस वहाँ शिफ्ट हुआ। मेरा बेटा वहाँ तक गया है। हर जगह हमने ईमेल से, फैक्स से, इंडिविजुअली कई लेटर भेजे, यहाँ तक कि दोगले साहब के ऑफिस में दिया है, जिनका इतना नाम है, जिनको तो हमने भी सत्कार किया, लेकिन 3 महीना कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमारे सीनियर सिटीजन यहाँ के जो आप लोग बैठे हैं, वो और कुछ और लोग, वो सबके सब जमा होकर पुलिस स्टेशन में गए, सीनियर इंस्पेक्टर के कैबिन में गए और उनको पूछा कि क्या बात है कि आप कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करना। उसके थोड़े दिन बाद में उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की, लेकिन आज तक उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो अब आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्ट में क्या होता है, जज वहाँ पे बैठा है, सम्माननीय व्यक्ति है,